2005 में रॉयटर्स बिल्डिंग के सामने ममता दीदी को बालों से पकड़कर खींचकर बाहर फेंक दिया गया था पुलिस के द्वारा। वो होता है पुलिस का अत्याचार, वो होता है चोट लगना, वो होता है जनता के सामने इस तरह की चीजें। आप गाड़ी से जा रही थी, आपका दरवाजा टकरा गया, गेट टकरा गया आपका पेड़ में, उसके बाद आप इसको बीजेपी की कारस्तानी बताएं, फिर कहें कि बीजेपी वालों ने करा है, फिर हमला बताएं, फिर अपनी बात से पलट जाएं, फिर प्लास्टर करा लें, फिर व्हील चेयर पे आ जाएं। तो जनता आजकल ये सब समझती है, सोशल मीडिया का जमाना है। और माफ कीजिए, अब आपका इस तरह का रवैया बिल्कुल चलने वाला इस देश में तो कम से कम नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इस देश के जो लोग हैं उनके टैक्स का पैसा क्या है, वो मेहनत नहीं करते। मतलब आप किस तरह से लुटा रहे हो इन चीजों पर, ये नहीं होना चाहिए। किसी को दम है, किसी को लगता है राज्यसभा से, लोकसभा से, विधानसभा से चुनकर आए ना, पार्टी बनाई थी, क्यों नहीं किया बिहार में कुछ, क्योंकि पता है ना ग्राउंड पर रियलिटी खत्म, कुछ है नहीं। मैनेजर लोग या फिर लोग वो जिनको इस तरह से चीजें करनी है, वो इस देश के लोकतंत्र को ना तो मजबूत बनाते हैं और ना इसका हिस्सा हो सकते हैं। हाँ ठीक है, आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एक तरह से 100 करोड़ 200 करोड़ लेके चुनावी मैनेजमेंट करते हैं, करिए, आपको शुभकामनाएं। पार्टी आपकी सेवा लेती है, उनको भी शुभकामनाएं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन जब आपको इस तरह से पॉलिटिकल फिटमेंट में जगह दी जाए और आप इस तरह से मंत्री पद लेकर बैठे हो वहां और ये सब तमाम काम करें, मुझे लगता है जनता के पैसे की बर्बादी है। आज उत्तर प्रदेश में 34% रेप की घटनाओं में गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में हत्याओं में गिरावट आई है 21-22% की। उत्तर प्रदेश में जितने भी ये लोग हैं, जितने भी गुंडे, बदमाश, मवाली और ये डॉन टाइप के लोग हैं, भीख मांगते हुए फिर रहे हैं अपनी जान के, देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। प्लाकार्ड लेकर उठा कर कहते थे कि हमें जेल डाल दो, हमें बाहर नहीं रहना, हमें मार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने वो तस्वीरें देखी है। आप राम राज्य बना भी नहीं सकते, अब तो बीजेपी बनाएगी। आपको राम राज्य अगर बनाना होता तो आप 10 साल में बनाते ना, आपके बस की नहीं है। और अब तो आपका काम भी नहीं है, अब तो चुनाव आयोग है, वहां पर चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसके बाद हम ही राम राज्य की स्थापना करेंगे। और हर डिपार्टमेंट में है, आप रोड कंस्ट्रक्शन में हैं, आप ट्रक चलाने वाले हैं, आप दुकान चलाने वाले हैं, आप शोरूम चलाने वाले हैं, आप बड़ा बिजनेस करते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आपको कटमनी कल्चर का हिस्सा बनकर रहना ही पड़ेगा। ममता दीदी का छोटा सा टीएमसी का गुंडा जाएगा और पैसा लेकर आएगा। वहां उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, पुलिस प्रशासन सख्त है, कोई किसी का वो नहीं चलेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, नहीं, वैसा नहीं है वहां पर। वहां तो पूरी तरीके से कटमनी कल्चर है, क्योंकि ये सपोर्टेड बाय टीएमसी है। जब सरकार में बैठे हुए लोग ही गुंडागर्दी करने लगे और पैसा खाने लगे, तो फिर बाकियों के लिए तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। ये देश लोकतंत्र से चलता है। देश के चुने हुए लोग जाते हैं विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में, वही जाने चाहिए। एक व्यक्ति जो पैसे के लिए चुनावी मैनेजमेंट करता है, एक व्यक्ति जो पैसे लेकर चुनावी मैनेजमेंट करके चार लोगों को अपने छोड़ के जनता के बीच में और तमाम तरह की चीजें करता है, उसको उतना पॉलिटिकल वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। ये देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतंत्र से ही चलेगा। पंजाब सरकार में उनको मंत्री का दर्जा दिया गया है, सारी वो मंत्री की फैसिलिटीज जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। साथ साथ में बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं दीदी का, और कैप्टन साहब ने उनको सलाहकार होने के साथ साथ मंत्री पद का दर्जा दिया है। बंगाल में 6 दौर का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक ऑडियो टेप ने पूरे बंगाल की सियासत में भूचाल मचा दिया है। जी हां, आपको बता दें 6 तारीख को तीसरे चरण का चुनाव है, 3 जिले की 31 सीटों पर चुनाव है। लेकिन उससे पहले एक ऑडियो टेप वायरल होता है जिसने पूरी तरीके से टीएमसी को या फिर बेनकाब कर दिया, या फिर यूं कहें कि पोल जो है वो खोल कर रख दी है। एक तरफ बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कि टीएमसी जो है ये सब जीतने के लिए कर रही है, वही टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी जिस तरीके से षड्यंत्र कर रही है, लेकिन बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन शिवम त्यागी जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है बंगाल की सियासत को अपने आप में चरम पर है, चुनाव होते जा रहे हैं, 6 तारीख को भी चुनाव है और भी आगे चुनाव है, लेकिन इससे पहले जो ऑडियो टेप वायरल हो रहा है, सीधे तौर पर देखा गया है कि उसमें ममता बनर्जी और उनके प्यारे भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी सामने आया उगाही के मामले में। लेकिन अब टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी का षड्यंत्र है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो कहते हैं कि षड्यंत्र है तो उनको इसके खिलाफ में कोई काउंटर एविडेंस देना चाहिए। मान लीजिए अगर ये ऑडियो है, फर्जी है, इसमें उनकी आवाज नहीं है, चीजें नहीं है, जिस तरह से बात हो रही है उनके लोगों के बीच में, कट मनी कल्चर वहां कोई नया नहीं है, कट मनी कल्चर वहां पर बहुत पुराना, बहुत पहले से है। और जिस तरह से ममता दीदी ने उसका प्रचार प्रसार और बढ़ावा किया है, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। पूरा बंगाल जानता है कि उनके लिए, अगर आप किसी भी आम बंगाली से जाकर पूछिए कि उसको आवास योजना के तहत अगर केंद्र सरकार की स्कीम के तहत
तहत उनको घर मिला है या उसके घर के कुछ पैसे मिले हैं तो उसको क्या होता है, वो कहते हैं कि सर 1,20,000 अगर है तो 20,000 तो पहले ही वो ले लेता है और उसके बाद तमाम जगहों पर पैसे देने के बाद हमारे पास पैसा आता है। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि केंद्र के इतने बेहतर प्रबंधन के बाद, इतनी अच्छी चीजें करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी, डायरेक्ट पैसा भेजने के बाद भी यह हालत है बंगाल में, तो सोचिए इन लोगों के यहां पर इनके खुद के कल्चर में, खुद की स्कीमों में क्या होता होगा। बहुत साफ है, वहां पर इस तरह का रैकेट एक नहीं 1,000 है और हर डिपार्टमेंट में है। आप रोड कंस्ट्रक्शन में हैं, आप ट्रक चलाने वाले हैं, आप दुकान चलाने वाले हैं, आप शोरूम चलाने वाले हैं, आप बड़ा बिजनेस करते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आपको कट मनी कल्चर का हिस्सा बनकर रहना ही पड़ेगा। ममता दीदी का छोटा सा टीएमसी का गुंडा जाएगा और पैसा लेकर आएगा। वहां उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, पुलिस प्रशासन सख्त है, कोई किसी का वो नहीं चलेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, नहीं वैसा नहीं है वहां पर। वहां तो पूरी तरीके से कटमनी कल्चर है, क्योंकि ये सपोर्टेड बाय टीएमसी है। जब सरकार में बैठे हुए लोग ही गुंडागर्दी करने लगे और पैसा खाने लगे तो फिर बाकियों के लिए तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ममता दीदी व्हीलचेयर के सहारे खेला होबे कह रही हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल वोट है, लेकिन अब बीजेपी के हाथ जो ये ऑडियो टेप लगा, हुकुम का इक्का मारा जा रहा है चुनाव में। देखिए, मुझे लगता है कि व्हील चेयर पे वो बैठी है। मैं तो कहता हूँ कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं अलग तरह की, जिसमें वो पैर को मूव कर रही हैं। अगर ठीक हो गई हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई है तो आशा करता हूँ कि जल्दी ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ होकर चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि बात बहुत साफ है, बंगाल की जनता अब आपके व्हीलचेयर पर बैठने और एक्सीडेंट होने से अपना वोट डिसाइड नहीं करेगी। उन्होंने 10 साल आपका शासन देखा है, 10 साल में आपने क्या किया उन्होंने देखा है। 10 साल में आपको चंडी पाठ याद नहीं आया, 10 साल में आपको आप बंदोपाध्याय है आपको ये याद नहीं आया, 10 साल में आपको हिंदू याद नहीं आया, 10 साल में माइनॉरिटी अपीजमेंट आप रहा, 10 साल में आपने करप्शन पर कोई काम नहीं किया, 10 साल में आपने कट मनी पर कोई काम नहीं किया, तोलाबाजी पर कोई काम नहीं किया, गुंडागर्दी पर कोई काम नहीं किया, पॉलिटिकल किलिंग्स पर कोई काम नहीं किया। ये सब आपने किया नहीं है, और आज आप चुनाव के समय आकर आप बैठ गए हैं और आपको लगता है कि आपके साथ जो हादसा हुआ, जो जल्दी शायद ठीक हो जाएगा या हो गया है, जो भी है, उस पर आपको चुनाव जनता चुनकर दे, या आप इमोशनल कार्ड वो खेलना चाहती है। जनता आजकल बहुत स्मार्ट है, वो जमाने गए। 2005 में रॉयटर्स बिल्डिंग के सामने ममता दीदी को बालों से पकड़कर खींचकर बाहर फेंक दिया गया था पुलिस के द्वारा। वो होता है पुलिस का अत्याचार, वो होता है चोट लगना, वो होता है जनता के सामने इस तरह की चीजें। आप गाड़ी से जा रही थी, आपका दरवाजा टकरा गया, गेट टकरा गया आपका पेड़ में, उसके बाद आप इसको बीजेपी की कारस्तानी बताएं, फिर कहें कि बीजेपी वालों ने करा है, फिर हमला बताएं, फिर अपनी बात से पलट जाएं, फिर प्लास्टर करा लें, फिर व्हील चेयर पे आ जाएं। तो जनता आजकल ये सब समझती है, सोशल मीडिया का जमाना है, और माफ कीजिए अब आपका इस तरह का रवैया बिल्कुल चलने वाला इस देश में तो कम से कम नहीं है, क्योंकि ये देश इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, और पश्चिम बंगाल के लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ये कटमनी, तोलाबाजी, गुंडागर्दी, राजनीतिक हत्याएं, इन सब का अंत है, और ड्रामेबाजी का भी अंत है। जिस तरीके से देखा गया, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है लगातार बंगाल पे। ममता दीदी को शायद डर लगा, तभी वो चोट के सहारे वोट मांगने लगी। उन्होंने अपने पैर पे चोट लगवाया, अब उसी के सहारे वोट मांगने लगी। उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसके सहारे मैं इमोशनली वोट जीत जाऊंगी। लेकिन अब इस ऑडियो टेप की वजह से क्या टीएमसी को भारी नुकसान होगा? देखिए, मुझे लगता है नुकसान तो होना ही चाहिए भाई। आप ओपनली पैसे की बात कर रहे हैं, भारी नुकसान उनको होना ही है। जनता ने वैसे भी तृणमूल कांग्रेस को निकालकर बाहर फेंकने का मन बना लिया है। आपने देखा होगा 2019 में किस तरह से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। जनता ने पसंद किया, वोट दिया, तभी आई, तभी ममता दीदी की थोड़ी आंखें खुली। उससे पहले तो ममता दीदी कहती थी भारतीय जनता पार्टी कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जनता ने 18 सीटें दी, जनता ने प्यार दिया भारतीय जनता पार्टी को। और आज तो 2019 में तो उनके पास 2-4 नेता, उनके सेनापति थे भी। 2021 में तो ममता दीदी के अलावा नेता में है कौन? ममता दीदी स्पोक्स पर्सन है, ममता दीदी अपनी पार्टी की संगठन की महामंत्री है, ममता दीदी अध्यक्ष, ममता दीदी मुख्यमंत्री, ममता दीदी सारे मंत्री, सब कुछ ममता दीदी को ही करना है। वजह है उस बात की, क्योंकि आप जिस तरह से करप्शन, गुंडागर्दी, माइनॉरिटी अपीजमेंट की सरकार चलाती थी, उससे आपके मंत्री इत्तेफाक नहीं रखते थे। आज आपके साथ एक भी नहीं बचा। उनके पास उनके अलावा कौन है? और वो इसलिए नहीं कि मतलब वो बहुत अच्छी हैं, या फिर इसलिए क्योंकि जनता के साथ वो नहीं रही। जनता के लिए काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। माइनॉरिटी अपीजमेंट बढ़ा है। एनसीआरबी का डेटा केंद्र को भेजती नहीं है, क्योंकि राजनीतिक हत्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। माइनॉरिटी अपीजमेंट बहुत ज्यादा होता है। इमामों को 52,000 इमामों को तनख्वाहें दी जाती हैं।
इस सिचुएशन में कोई भी उस पार्टी में रहकर करेगा क्या? तो जनता का मोह तो भंग हो चुका है, लेकिन हाँ, जहां तक इस ऑडियो टेप की बात है, ये अपने आप में एक नया इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि जनता के सामने जब चीजें निकल कर आती हैं, वो दिन रात देखते हैं इसको, क्योंकि वही लोग हैं जो इस चीज का हिस्सा हैं, वही लोग हैं जो इस चीज का सामना दिन रात करते हैं, उनका पैसे की लुटाई होती है, लेकिन अब उनके सामने निकल कर आ रहा है तो जिनको नहीं पता उनको भी पता चलेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका इसमें कही जा रही है। शुभेंदु अधिकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, उन्होंने ये बोला भी कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कार्रवाई की जांच है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को शायद उतना ज्यादा पॉलिटिकल वेटेज दिया जाना नहीं चाहिए। ये देश लोकतंत्र से चलता है, देश के चुने हुए लोग जाते हैं विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में, वही जाने चाहिए। एक व्यक्ति जो पैसे के लिए चुनावी मैनेजमेंट करता है, एक व्यक्ति जो पैसे लेकर चुनावी मैनेजमेंट करके चार लोगों को अपने छोड़ के जनता के बीच में और तमाम तरह की चीजें करता है, उसको उतना पॉलिटिकल वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। ये देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतंत्र से ही चलेगा। पंजाब सरकार में उनको मंत्री का दर्जा दिया गया है, सारी वो मंत्री की फैसिलिटीज जो है उसका फायदा उठा रहे हैं, साथ साथ में बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं दीदी का, और कैप्टन साहब ने उनको सलाहकार होने के साथ साथ मंत्री पद का दर्जा दिया है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इस देश के जो लोग हैं, उनके टैक्स का पैसा क्या है? वो मेहनत नहीं करते। मतलब आप किस तरह से लुटा रहे हो इन चीजों पर? ये नहीं होना चाहिए। किसी को दम है, किसी को लगता है राज्यसभा से, लोकसभा से, विधानसभा से चुनकर आए ना, पार्टी बनाई थी, क्यों नहीं किया बिहार में कुछ? क्योंकि पता है ना ग्राउंड पर रियलिटी खत्म, कुछ है नहीं। मैनेजर लोग या फिर लोग वो जिनको इस तरह से चीजें करनी है, वो इस देश के लोकतंत्र को ना तो मजबूत बनाते हैं और ना इसका हिस्सा हो सकते हैं। हाँ ठीक है, आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एक तरह से 100 करोड़ 200 करोड़ लेके चुनावी मैनेजमेंट करते हैं, करिए, आपको शुभकामनाएं। पार्टी आपकी सेवा लेती है, उनको भी शुभकामनाएं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन जब आपको इस तरह से पॉलिटिकल फिटमेंट में जगह दी जाए और आप इस तरह से मंत्री पद लेकर बैठे हो वहां और ये सब तमाम काम करें, मुझे लगता है जनता के पैसे की बर्बादी है। आप इस तरह से किसी को बढ़ावा देंगे, गुनाह है। मुझे लगता है वो चुनावी मैनेजमेंट में, चुनावी रणनीति में और खासतौर पे चुनावों में 0% महत्व है। और अगर उनको लगता है कि वो कुछ है तो उनको बिहार चुनाव में आ जाना चाहिए था। नहीं आए, क्योंकि पता होता है हर इंसान को कि मेरे अंदर क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। जी, एक बहुत बड़ा बयान भी टीएमसी के नेता का सामने आया। उन्होंने कहा था कि हम बंगाल को राम राज्य नहीं होने देंगे, यानी कि सीधे तौर पर यूपी से उनका वो था कि यूपी नहीं होने देंगे बंगाल को। हम उत्तर प्रदेश में 2200 कुछ रेप होते थे। एक रेप होगा जब तक इस देश में, इस प्रदेश में, उसमें भी सुधार की जरूरत है। लेकिन 2016 का ये नंबर था और 2021 में आज उत्तर प्रदेश में 34% रेप की घटनाओं में गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में हत्याओं में गिरावट आई है 21-22% की। उत्तर प्रदेश में जितने भी ये लोग हैं, जितने भी गुंडे, बदमाश, मवाली और ये डॉन टाइप के लोग हैं, भीख मांगते हुए फिर रहे हैं अपनी जान के, देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। प्लाकार्ड लेकर उठा कर कहते थे कि हमें जेल डाल दो, हमें बाहर नहीं रहना, हमें मार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने वो तस्वीरें देखी है। आप राम राज्य बना भी नहीं सकते। अब तो बीजेपी बनाएगी। आपको राम राज्य अगर बनाना होता तो आप 10 साल में बनाते ना। आपके बस की नहीं है और अब तो आपका काम भी नहीं है। अब तो चुनाव आयोग है, वहां पर चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसके बाद हम ही राम राज्य की स्थापना करेंगे, क्योंकि उसके लिए विल चाहिए, जनता के प्रति प्यार चाहिए, जनता के प्रति सम्मान चाहिए, पुलिस प्रशासन मजबूत चाहिए, जो कि है, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल विल मजबूत होना चाहिए। तमाम चीजें आप तमाम डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए। माइनॉरिटीज अपीजमेंट नहीं होना चाहिए। अपीजमेंट डेवलपमेंट टू ऑल, अपीजमेंट टू नन का नारा आपका होना चाहिए। ये सब ममता दीदी की सरकार में नहीं हुआ है। अब 10 साल में जो आप किया नहीं, अब आप 2 दिन में तो नहीं कर सकते और अब तो आपके हाथ में सरकार भी नहीं है। तो राम राज्य की स्थापना करने के लिए एक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति चाहिए, जो अपनी प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सर्वोपरि समझता हो, जो पूरे दिन रात उनके लिए काम करता हो, जो वैक्सीन से लेकर एंटी-सीए प्रोटेस्ट से लेकर राज्य की जनता को प्रोटेक्ट करने में सबसे आगे रहते हो। ये करने के लिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी होना पड़ता है। ममता दीदी की बस की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी जब चुनाव आता तभी चंडी पाठ की बात क्यों करती है, तभी वो कास्ट, धर्म, इन सबों की बातें क्यों करने लगती है? हिंदू इस देश में हमेशा ऐसे ही चला गया है। इससे पहले जनेऊधारी दत्तात्रेय ब्राह्मण आए थे, अभी बंदोपाध्याय आ गए हैं। मुझे किसी के धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो चाहे पहनना है पहनिए,
आपको पूरा अधिकार है, स्वतंत्र है, लेकिन टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाना बंद होना चाहिए इस देश में। अगर कपड़ों का प्रतीक इतनी बड़ी चीज है तो भाई पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या हैं। कभी हाथ उठाकर नमाज पढ़ते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी कुछ और करते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो गर्व से कहिए हिंदू है। ये 9.5 साल, पौने 10 साल क्यों लग गए आपको ये जानने में और बताने में देश को कि आप बंदोपाध्याय हैं? और ये क्या चुनावी पलों में या चुनाव के दौरान आप हिंदू बनने की कोशिश करते हैं ताकि 4 हिंदू लोग आपको वोट दें? क्या बेवकूफ समझते हैं आप हिंदुओं को? आपको इस देश के लिए ये चीजें जो है या तो करनी बंद करेगी। बाकायदा जनता ने इस बात को नकार दिया है। आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग भी बहुत सारे मंदिर गए थे, बहुत सारे जनेऊ उन्होंने पहने थे। कभी पूछ लीजिएगा, कभी जगह मिले आपको तो क्या आजकल भी जनेऊ पहन रहे हैं या बस वो 2-4 दिन के लिए ही था? सब जानते हैं देश की जनता, और ये अच्छी तरह से जवाब भी देते हैं उनको। मैं आपसे आखिरी 2 सवाल ये चलते हैं कि इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद बीजेपी किस तरीके से कार्रवाई करेगी, और आगे अगर बीजेपी की सत्ता आती है बंगाल में तो क्या रणनीति रहेगी उन लोगों की? हम जनता के बीच में ममता दीदी का कटमनी कल्चर, तोलाबाजी कल्चर, पैसा जो लेते हैं, हत्याएं जो हैं, उसको लेकर 2014 से जा रहे हैं। हम जनता के बीच में और तेजी के साथ जाएंगे और लोगों को बताएंगे और कहेंगे और समझाएंगे और दिखाएंगे इनका असली चेहरा। और जहां तक बात है कि क्या रणनीति रहनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी राज्य और केंद्र में आए, एक ही तरीका रहता है हमारे लिए गवर्नेंस प्रायोरिटी है, हमारे लिए वो जनता प्रायोरिटी है जिन्होंने वोट दिया या नहीं भी दिया। प्रदेश की जितनी भी जनता है वो हमारे लिए जिम्मेदारी है और उन्हीं को साथ लेकर आगे बढ़ना हमारा काम है। पॉलिटिकल हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं जो हुई हैं, जो हमारी पार्टी के लोगों की हुई हैं, जिन्होंने भी की है, उनको घर से खींच कर लाएंगे और जैसे उत्तर प्रदेश में मॉडल हमने स्टैब्लिश किया है, उनको जेल डालेंगे। बड़े बड़े गुंडे और बदमाश जो हैं उनको जेल डालेंगे। जनता के बीच एक सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे, सिक्योरिटी सबको देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। अपीजमेंट का हमारी सरकारों में कोई जगह है नहीं। आप किसी जाति धर्म संप्रदाय से आते हो, आपका कितना प्रतिशत भी वोट है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सबको सिक्योरिटी और रोजगार देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये से हमारे साथ शिवम त्यागी जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफी अहम हुआ कि इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद अब बंगाल की सियासत में और कितना उबाल होता है। आप देखते रहिए प्रो नेशन न्यूज।